इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें दो फैक्टर्स बताए हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसा कि एक जियो देख रहे हो आप, इस जियो में सबसे पहले मैं आपको इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। किसी भी फर्म के इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी फर्म के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लो कि हम यहाँ पे किस चीज़ के इंटरनल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, प्राइसिंग के। कि कौन से दो टाइप के फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, प्राइसिंग को प्रभावित करते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स किसी भी फर्म के कंट्रोल में होते हैं, इनको वो चेंज कर सकते हैं, इनको वो अपने अकॉर्डिंग इन फैक्टर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, द डिसीजन रिलेटेड प्राइसिंग एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़, वो डिसीजन जो प्राइस को लेके या प्राइसिंग पॉलिसी को लेके कोई फर्म बनाती है, लेती है, आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, वो कई तरह के फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और वो जो कि मार्केट एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। अ फर्म प्लान्स प्रोडक्शन कीपिंग इन द व्यू कस्टमर्स नीड, जब कोई फर्म किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो वो अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखती है। एक तो कस्टमर की नीड क्या है, मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपटीशन कितना है, बिहेवियर ऑफ सप्लायर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें से द फैक्टर्स गिव इम्पॉर्टेंट इनपुट टू द मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिसीजन, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और मार्केटिंग डिसीजन अफेक्ट होता है। अ फर्म ऑल्सो गिव ड्यू कंसंट्रेशन टू दीज फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग प्राइस एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो फर्म है तो वो इन फैक्टर्स को निश्चित करके ही अपने प्राइस जो होते हैं वो निश्चित करती है। तो इसमें दो टाइप के फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जैसा कि मैंने बताया वो एक कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, उनको वो रेगुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म जो है, जो इंटरनल फैक्टर है, ये वो फैक्टर है जो प्राइस को अफेक्ट करता है और कंपनी के कंट्रोल में है ये फैक्टर। ठीक है, अ फर्म में हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव, एक फर्म के कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कई उद्देश्य हो सकते हैं। प्राइसिंग कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग देम, कि और जिसके लिए उनके मतलब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई वो कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। फर्म्स में परस्यू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सच एज मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, एक फर्म हो सकता है उसका उद्देश्य किसी प्रोडक्ट को बनाने का और मार्केट में सेल करने का ये उद्देश्य हो कि वो खुद का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। ठीक है, या फिर मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर और मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या फिर ये हो सकता है उसकी पहला प्रायोरिटी जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जाए। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है शुड बी एस्टैब्लिश ओनली आफ्टर क्लियर कंसिडरेशन, जब ये कंसिडरेशन क्लियर हो जाता है ना कि किस मुद्दे पे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, किस मुद्दे से प्राइसिंग रखे जाएंगे। अगर कंपनी हाई प्राइस में बेच रही है तो मतलब हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि भाई मुझे तो हर हाल में प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, मुझे हर हाल में अपना प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, अगर जो कंपनी है वो क्या कर रही है, मॉडरेट रेट पे किसी चीज़ को बेच रही है और उसकी क्वालिटी बहुत औसम है, तो यानी कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पहले देख रही है, यानी कि उसको रेपुटेशन भी चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए पर रेपुटेशन भी चाहिए और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो अब वो किस उद्देश्य से, अब उसका उद्देश्य क्या है कि वो किस उद्देश्य से अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखेगी, पहले अपना प्रॉफिट देखेगी या कस्टमर का प्रॉफिट। तो ये फर्म के कंट्रोल में है ये फैक्टर कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली इट इज़ अ टॉप मैनेजमेंट दैट टेक फर्म्स प्राइसिंग डिसीजन,
जो मैनेजमेंट होता है वो फर्म के प्राइसिंग मैनेजमेंट को डिसाइड करता है कि भाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनेज करना तो वो सारा काम मैनेजमेंट का होता है। बट प्राइसिंग एक्टिविटी आर सो क्रूशियल एंड फ्यूचर सेल्स। जो प्राइसिंग एक्टिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर सेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में निकाल दिया, तो अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और हम बहुत अच्छी ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कस्टमर ख़रीदेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रहे हैं और हम प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी मार्केट में दे रहे हैं। इससे हमारे फ्यूचर सेल्स डिसाइड होते हैं। सोचो, अब हमारा पूरा बिजनेस उस प्रोडक्ट पर चलता है, मतलब पूरा उस प्रोडक्ट को बेच के ही हम अपने मार्केट चलाना, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, और उस प्रोडक्ट का प्राइस ही हमने सही नहीं चूज़ किया, तो इससे नुकसान किसका होगा? पूरी फर्म का होएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ टू रिमेन इन्वॉल्व इन विद द प्राइसिंग। द रोल ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर इज़ टू असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन प्राइसिंग डिटर्मिनेशन एंड ensure that pricing take place within the policy laid down by top management। तो मैनेजमेंट का क्या होता है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो प्राइसिंग उसने रखी है मार्केट में, वो उसके टॉप, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट उसने किया है वो उसमें सक्सेसफुल हो। मतलब उनको, अगर एक देखो, एक कोई भी फर्म है, सपोज़ अगर मेरा कपड़ों का काम है, ठीक है, तो मैं अपने कपड़ों, मैंने मार्केट का पूरा एनालाइज भी नहीं किया मार्केट को, कि मार्केट में ये कपड़ा कितने का मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या करा, कहीं से भी महंगा ऐसा कपड़ा ख़रीद लिया बिना एनालाइज किए, और जबकि जो दूसरे मार्केटर थे वो सस्ता कपड़ा लाके उसको अच्छे से डेकोरेट करके तब मार्केट में निकाल रहे हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपये का पड़ा, पर मैं तो महंगा ख़रीद के लाई हूँ और मुझे 1500 से कम का पड़ ही नहीं रहा, तो मैं 1800 तक का बिकूँगी। तो कस्टमर जब सेम चीज़ इतने डिफरेंस में मिल रही है, कहीं पे उनको 1000 की मिल रही है, तो वो मेरे से 1800 का क्यों ख़रीदेंगे? तो ये फ्लॉप मैनेजमेंट भी मेरा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट का जो रोल होता है प्राइसिंग को डिटरमाइन करने का, निश्चित करने का, तो ये भी किसके कंट्रोल में होता है? फर्म के, कि वो मैनेजमेंट कैसा करती है। फिर इसकी बात होता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेरी जो उसका प्राइस होगा वो भी हाई होगा मार्केट में। तो ऐसे में, और अगर मेरा जो कॉस्टिंग है वो कम है, तो मेरा प्राइस भी कम होगा। तो अब ये भी किसके कंट्रोल में है? फर्म के कंट्रोल में है, कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी रखती हूँ जिससे कि उसकी प्राइसिंग मार्केट में कम पड़े और कस्टमर के लिए वो पॉकेट फ्रेंडली बन जाए, ठीक है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत हाई रखूँगी तो मुझे प्राइसिंग भी हाई रखनी पड़ेगी, हो सकता है मार्केट में जाके मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए। तो दोनों ही बातें किसके कंट्रोल में है? फर्म के, ठीक है। अब है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब मार्केट में हर मार्केटर का क्या होता है कि वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक यूनिक प्रोडक्ट हो, मतलब उसकी एक ब्रांड बने, उसकी एक पहचान बने, मार्केट में जब उसका प्रोडक्ट जाए तो वो हिट होए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, पहले ना जैसे गुड डे के बिस्किट आते थे, तो गुड डे के बिस्किट पहले उन्होंने बटर वाले निकाले, फिर कैश्यू नट वाले निकाले, और अब फ्रूटी वाले निकाले हैं, जिसके अंदर बीच में फ्रूटी होता है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें वैरायटी दे रहे हैं, मतलब ताकि गुड डे के जो बिस्किट्स हैं वो दूसरे बिस्किट्स को बीट कर सकें, ठीक है। तो अभी ऐसे में तो ये डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट महंगा होएगा मार्केट में, ठीक है ना। अब अगर कोई देखे कि भाई इससे तो अच्छा 10 रुपये उनका जो काजू वाला बिस्किट का पैकेट आता है गुड डे का, वो 10 रुपये में तो वही आ जाता है, तो 15 रुपये का वो फ्रूटी वाला क्यों ख़रीदे जिसमें कि उनको सिर्फ फ्रूटी मिलेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल रहे हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें अलग अलग फ़ीचर ऐड ऑन कर रहे हैं या फीचर्स
कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं तो किसके कंट्रोल में है? अब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करने की वजह से प्राइसिंग पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है। पर ये सब किसके कंट्रोल में? फर्म के कंट्रोल में। अब है मार्केटिंग मिक्स। प्राइसिंग बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद द अदर एलिमेंट प्रोडक्ट। तो वो दूसरे जो अदर एलिमेंट प्रोडक्ट है उनके साथ कोऑर्डिनेट उसको करना होगा। प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। एंड द प्राइस शुड बी सच दैट इट कवर्स एक्सपेंसेस ऑन ऑल अदर एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स। जो प्राइस है, अब कस्टमर जो मार्केटर है अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी हर कॉस्टिंग को कवर कर ले। मतलब उसने ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा किया है, उसने प्रोडक्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, उसने अपने वर्कर्स को जो सैलरी दी, मतलब उसकी एवरीथिंग उसमें कवर हो जाए, तब जाके उसका एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो प्राइस शुड बी सच दैट कवर्स ऑल एक्सपेंसेस एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स and correspondence to them ideally. For example, high price branded electronic product should be sold in high end urban showroom instead of rural market. The promotion technique should be TV advertising and not personal selling etc. तो जो मार्केटिंग मिक्स में है, अब इन्होंने देखो टीवी, अब जैसे मान लो कोई हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको वो शोरूम में ही तो बेचेंगे, कहीं गांव में या उसमें आप ऐसा तो नहीं देखोगे, क्यों, जहाँ पे जैसा कस्टमर मिलेगा उसके हिसाब से वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट, अब ये सब भी कहाँ किस पर डिपेंड करता है कि हम अपने चीज़ों को किस प्लेस पे सेल कर रहे हैं और कहाँ पे उसका कैसा प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी टीवी की प्रमोशन किसी गांव में करूं, ठीक है, वहाँ पे गांव में और कोई वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए और कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ मेरी कंपनी का टीवी वहाँ प्रमोट हो रहा है, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है कि मैं कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ मार्केटिंग मिक्स में और किस तरीके से करूँ। तो अब मैं अगर शोरूम में अगर कर रही हूँ तो मुझे शोरूम का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो मेरे टीवी की वैल्यू वैसे ही बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे टीवी का प्राइस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस शोरूम में उसका एडवर्टीज़मेंट करवा रही हूँ तो उस शोरूम को भी मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये सभी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी होते हैं कंपनी के, ठीक है, कि वो किस तरह का मार्केटिंग करना चाहते हैं। साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर फर्म का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें चीज़ें सस्ती पड़ेगी। जैसे सपोज़ मुझे ना लेडी सूट बनाने हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सूट का कपड़ा ख़रीद के लेके आऊँगी और फिर एक सूट ला के बनाऊँगी तो मुझे महंगा पड़ेगा। सोचो मुझे 100 सूट बनाने हैं और मैं 100 सूट का कपड़ा इकट्ठा लेके आई हूँ, तो मुझे जो एक सूट की जो कॉस्टिंग है वो सब कम पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और ये इंटरनल फैक्टर है, इस चीज़ को, अपनी कॉस्टिंग को मुझे कैसे कम करना है, कैसे मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, ये सब फर्म के कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब है लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट determinant of the price of the product. The price of the product size will vary depending upon whether the market is located in a rural or urban area. For example, kirana store in smaller town villages, one will find 1 or 2 rupees shampoo sachet instead of the big 200 ml or 250 ml bottle found in the departmental store in the large city or the same shampoo. अब इन्होंने कहा है जो लोकेशन है वो भी आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। अगर मैं किसी गांव वगैरह में दे रही हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे ज़्यादा मुझे बायर्स नहीं मिलेंगे मेरे प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे जो मैं है अपने छोटे छोटे सैशे शैम्पू के, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे उसी तरह के मेरे माल की डिलीवरी होएगी, वहाँ से मुझे ज़्यादा इनकम नहीं होगी, ठीक है। पर बड़े बड़े शहरों में अब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग मेरे प्रोडक्ट
को ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, तो वहाँ डिलीवरी ज़्यादा होएगी, वहाँ से मुझे, ठीक है। तो अब ये सब किसके, ये इंटरनल फैक्टर है। अब मुझे मेरा प्रोडक्ट कहाँ सेल करना है, किस लोकेशन में सेल करना है, ये किसके कंट्रोल में है, मेरी फर्म के कंट्रोल में है। नेचर ऑफ गुड्स, इफ़ प्रोडक्ट इज़ नेसेसिटी गुड, फर्म में सेट मॉडरेट प्राइस keeping in view social welfare purpose, but if the product is luxury good in nature being demanded by high end customers, this price will be high। अगर हमारे गुड्स सामान का नेचर कैसा है, अगर मॉडरेट कीमत रख रही हूँ और मैं सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रही हूँ कि भाई हर कोई इसको ख़रीद पाए, मैं एक ऐसी मैंने उसकी कीमत रखी है, ठीक है। तो ये सोच किसकी है, मेरी अपनी है, मेरी फर्म की है। फर्म मतलब तो ये इंटरनल फैक्टर है जो मेरे प्राइस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और अगर मैंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट के और लालच में आके और ज़्यादा उसका पैसा बढ़ा सकती हूँ अपने प्रोडक्ट का। तो इससे भी तो प्रोडक्ट प्राइसिंग अफेक्ट हो रहा है। और ये सब किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, फर्म के कंट्रोल में है। लास्ट पॉइंट है प्रमोशनल प्रोग्राम। इसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे आखिर में प्राइसिंग बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि कस्टमर को जिस प्राइस पे मैं बेचूंगी, ठीक है। तो ये सब मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं प्रमोशन कम करूँगी तो मुझे प्रोडक्ट के प्राइस भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे प्रमोशन प्रोग्राम से भी हमारे प्राइस जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये तो थे इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से प्राइसिंग अफेक्ट होते हैं, और ये सभी एक फर्म के कंट्रोल में होते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो किसी फर्म के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्राइस कैसे अफेक्ट होता है वो सब हम पढ़ेंगे। इस वीडियो का फीडबैक मुझे यूट्यूब पर दे देना।